नमस्कार जी, आप लोगों का स्वागत है मेरा शहर मेरा सफर विद हिमांशु। मेरा गला जा रहा है आज तो। यार पानी। नमस्कार जी, आप लोगों का स्वागत है मेरा शहर मेरा सफर विद हिमांशु में। आज मेरे साथ में जो गेस्ट हैं, इनकी कहानी, इनका युद्ध बहुत ही जबरदस्त है। इनको मैं डिफाइन करने के लिए, इनके बारे में बताने के लिए मैं दिनकर साहब की लाइनें चूज करूंगा कि विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। तो ये वही सूरमा है। इनके जीवन में बहुत सारी विपत्तियां आई, बहुत सारी समस्याएं आई, लेकिन उन्होंने एक पल भी हार नहीं मानी। और आज की तारीख में अगर बात करूं तो इंदौर की जानी मानी हस्ती, इनका नाम मिस्टर योगेश सोनी, जो कि द क्रश कॉफी के ओनर, फाउंडर, डोसाज एंड चटनी के ओनर, फाउंडर। और आज बात करता हूं मैं तो टोटल 11 आउटलेट हैं द क्रश कॉफी के और टोटल 19 आउटलेट हैं डोसा एंड चटनीज के। योगेश भाई, आपका स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम। तो सबसे पहले आप जब भी देखेंगे द क्रश कॉफी का आउटलेट तो वहां आपको दिखेगा लिखा हुआ जय श्री राम। प्रभु राम के बहुत बड़े भक्त हैं हमारे योगेश भाई जी। बिल्कुल सही बात है, ये सत्य बात है। और योगेश भाई की जो जर्नी है, उस जर्नी की हम शुरुआत करेंगे जब योगेश भाई ने पहली बार जिंदगी में काम करना शुरू करा। आपने किस एज से काम करना शुरू करा? सर मैं 10th फेल हो करके, थोड़ी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी फैमिली की, तो सोचा कि चलो फैमिली वालों को सपोर्ट करेंगे, तो नौकरी पे निकल गए तो हम लोग नौकरी पे लगे हमारे मामा के यहाँ पर। वहाँ हम लोग मामा फैब्रिकेशन का काम करता था, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का। अब वेल्डिंग करते थे वहाँ पे? उस समय मेरे को सैलरी मिलती थी 1800 रुपये महीना। 1800 रुपये महीना सैलरी मिलती थी। और ये कौन सा ईयर है? ये भैया 2005 की बात कर रहा हूँ मैं। 2005 के साल में आप 1800 रुपये महीने सैलरी पे? मैं मेरे घर से सांवे रोड तक साइकिल से जाता था मैं। अच्छा। उस समय ऐसा होता था कि साइकिल पंचर हो जाती थी तो साइकिल हाथ में लेके घर तक आता था। फिर मामा के यहाँ पर हम लोग काम करते थे, सीखते थे हम लोग काम उनके यहाँ। बस फिर ये सफर चालू हो गया काम का यहाँ से? सफर चालू हो गया। तो यहाँ से मामा जी के यहाँ से काम छोड़ा, फिर कहाँ पर? मामा जी के यहाँ से काम छोड़ा, फिर नौकरी की तलाश तो थी, क्योंकि जिस घर में, जिस फ्लैट में मैं रहता था उसकी EMI आती थी 1850 महीने की। हाँ। जरूरत भी मुझे सिर्फ 1850 रुपये की ही थी। सोच ये थी कि मकान अगर EMI नहीं अगर देंगे, मकान हाथ से निकल जाएगा। अच्छा, एजुकेशन भी इतनी अच्छी नहीं थी। और मैं इंटरव्यू के लिए चले गया ग्लोबस में। उस समय TI के ठीक सामने ग्लोबस हुआ करता था। बिल्कुल। तो मैं हाथ में प्लास्टिक की पन्नी में मैंने अपना रिज्यूमे और मार्कशीट रखी और हाथ में थैली लेके नीचे चप्पल लेकर के मैं चले गया। हाँ। चप्पल लेकर के मैं गया तो उन्होंने ग्लोबस वालों ने कहा कि सर अभी यहाँ पर है नहीं, इंटरव्यू के लिए आपको 3 बजे आना होगा। तो मैं डिवाइडर कूद के इधर से इस साइड आ गया मैं। हाँ। मैंने सोचा कि वाह इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, TI इसके अंदर जाकर के देखते हैं थोड़ा। तो मैं अंदर जाकर के डिवाइडर कूद के TI के अंदर मैंने एंट्री किया मैंने। और मैकडी के ठीक सामने एक छोटा सा स्पेस बना चबूतरा बना, मुझे याद है अच्छे से। अब मेरे ठीक बाजू में लेफ्ट एंड राइट 2 स्टाफ बैठे हुए थे मैकडॉनल्ड्स के। हताश होकर के उनसे मैंने पूछा कि भैया ये इतनी बड़ी जो बिल्डिंग है इसमें कहीं नौकरी मिल जाएगी क्या? तो उसने मुझे इशारा किया, बोले कि साना वो सर देख रहे हैं, वो वहाँ पर इंटरव्यू ले रहे हैं मैकडी के अंदर, वो आपका इंटरव्यू दे लेंगे, आप वहाँ पर चले जाइए। तुरंत मैं उठा। हाँ। मैकडी के अंदर एंट्री मारी मैंने और मैं सीधा मैं सर के पास गया। मैंने कहा सर हाई सर। हाँ। क्योंकि मैं तो कि 10 तक स्कूल में पढ़ा, तो मेरी थोड़ी इंग्लिश हल्की फुल्की मेरी अच्छी थी। तो मैंने सर से इंग्लिश बात की, सर को अच्छा लगा। सर ने मुझे कहा कि कल सुबह से आपको आना है 11 o'clock से, वाइट शर्ट ब्लैक पैंट और ब्लैक शूज़ पहन के आपको आना है। तो ये व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट और शूज़ ये अपने रुपये से लाना है या कंपनी दे रही है? वही तो, ये सर को मैंने कहा मैंने कि सर मेरे पास व्हाइट शर्ट तो पैंट और शूज नहीं है। वो हमारे सर इतने अच्छे थे, उनका नाम मुझे आज भी याद है, अंशुमन नाम था उनका। उन्होंने मुझे कहा कि तू इस मैकडी का सबसे हैंडसम बच्चा मुझे दिखना चाहिए कल। उन्होंने उनकी जेब से निकाल के 500 का नोट मुझे दिया और मुझे कहा कि कल शूज में दिखना मुझे आप। बहुत जबरदस्त, क्या बात है। तो शर्ट तो मेरे पास में थी, पैंट मैंने अपने दोस्त की मांग ली। और शूज के लिए मैं गया खंडवा रोड, साइकिल से मैं गया खंडवा रोड। 175 रुपए का मैंने शूज लिया। 325 रुपए मैंने अगले दिन सर को जाकर के लौटाए मैंने। सर
ये बैलेंस अमाउंट। तो सर ने बोला क्यों? हाँ। बोला कि सर मैं सिर्फ 175 रुपये के शू लेके आया हूँ, मैं 500 के भी लेके आता था, लेकिन मुझे पैसे की वैल्यू है मुझे। तो सर मुझे नीचे से लेके ऊपर तक देखने लगे और कहते कि वाकई में तू हैंडसम बन गया है। अरे बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। फिर उस सर ने मुझे कहा कि आपका 3 दिन का ट्रेनिंग है आपका। हाँ। 3 दिन तक हम आपको देखेंगे कि किस लेवल का काम आप कर सकते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आप हमारी कंपनी में इन हो या आउट हो। मैंने बोला कि सर मुझे क्या करना होगा 3 दिन? बोला कि कंटिन्यू आपको 3 दिन ब्रूम और मॉप आपको करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। 3 दिन मैंने कंटिन्यू 10 घंटे कंटिन्यू मैंने झाड़ू और पोछा मैंने किया। फिर जब मेरी 3 दिन की ड्यूटी मेरी खत्म हुई तो मैं वापस उस सर के पास गया। मैंने कहा कि हाय सर, आज मेरा 3rd डे कंप्लीट हो गया है, मैं सुनना चाहता हूँ कि मैं आपकी कंपनी के लायक हूँ या नहीं हूँ। तो उस सर ने मुझे सॉरी कहा। वो सॉरी मैंने फील हो गया मुझे कि मेरे को ऐसा लगा कि सर ने मुझे मना कर दिया कि आप इस कंपनी के लायक नहीं हो। वहीं पर मैंने रोना स्टार्ट कर दिया मैंने। तो सर ने मुझे बहुत अच्छे से हक किया और मुझे कहा कि बेटा मैं तो मस्ती कर रहा था आपसे, सॉरी मतलब ये कि सॉरी बेटा आप सिलेक्ट हो चुके हो। अरे वाह, वेरी नाइस। तो मैकडी जब आपने ज्वाइन किया तो आपका इनिशियल डेज का वर्क क्या था? शुरुआत में क्या काम किया आपने? मेरी ड्यूटी उन लोगों ने वॉशरूम के बाहर लगा के रखी थी उन लोगों ने। तो आपको वॉशरूम साफ करना पड़ता था उससे? तो मैंने कम से कम नहीं करके 6 महीने तक अमोट वॉशरूम मैंने हाथ से, मतलब हाथ में हैंड ग्लव्स, हाथ में स्कॉच ब्राइट से पूरा अमोट साफ करना होते थे। 6 महीने तक मैंने वो काम किया मैंने सर। बहुत सारे रिलेटिव्स भी आते थे, बहुत सारे फ्रेंड्स भी आते थे, हंसते थे मेरे ऊपर। मैंने ठीक है, लेकिन मैंने उसकी इसको अदरवाइज नहीं, मैंने सोचा कि अभी ये संघर्ष का समय है, संघर्ष करना है। आपकी सैलरी कितनी थी उस समय मैकडी में? मेरी सैलरी थी उस समय 8 रुपए घंटा। कितने समय तक काम किया आपने मैकडी मैंने में? समय वहां पर सर 3 साल तक मैंने वहां पर काम किया मैंने सर। 3 इयर्स तक काम किया। 3 साल तक मैंने। मुझे याद है कि आपका प्रमोशन हो गया था, उसके बाद आप कैशियर बन गए थे मैकडी में। मेरा सर 6 महीने के बाद वहां से मेरा प्रमोशन हुआ तो उन्होंने मुझे असेंबलर पे उन्होंने मुझे डाला। तो मैं सर 30 सेकेंड्स के अंदर एक ऑर्डर हम लोग को लगाना होता है, मैकडी के अंदर लगाना होता था। लेकिन उस समय मेरे काम की स्पीड इतनी तेज थी सर, मैं 30 सेकंड्स के अंदर 3 ऑर्डर लगाता था मैं। क्या बात है, बहुत जोरदार। तो उन लोगों ने, मैकडी कंपनी वालों ने मेरा नाम करण उन लोगों ने मेरा यह दिया था रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से। रावलपिंडी एक्सप्रेस। हाँ, तो यहाँ मैकडी में सेकंड में 3 ऑर्डर, बहुत जबरदस्त। 30 सेकंड में 3 ऑर्डर, तो मुझे रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मुझे वो लोग जानते थे। फिर मैं मैकडी में काम करते वक्त ही एज अ कस्टमर एक हमारे फ्रेंड आए, उन्होंने हमको कहा कि आप क्या मेरा खंडवा रोड पर एक कैफे, क्या वो खंडवा रोड पे हमारा कैफे आप ज्वाइन करेंगे क्या? तो ये कैफे कौन सा कैफे है खंडवा रोड पे? ये खंडवा रोड पर कैफे क्लोरोफिल होता था सर, डॉक्टर राजेश कोठारी जी का। बिल्कुल बिल्कुल, क्लोरोफिल हुआ करता था खंडवा रोड पे। हम जब जाते हैं राइट हैंड पाता था, लकड़ियों बना हुआ था, तालाब दिखता था। राइट, क्या वही सर, वही। तो वहां पर मैं एज अ मैनेजर और एज अ हुक्का मास्टर में वहां पर अपॉइंट हुआ। लेकिन खंडवा रोड मेरे घर से उठा था 18 किलोमीटर दूर। तो भी मैं वहां पर साइकिल से ही आता था, साइकिल से ही जाता था। कितना समय तक किया आपने क्लोरोफिल? मैंने जॉब किया सर 2.5 साल मैंने वहां पर जॉब किया। और 2.5 साल के बाद विनय चैलानी इन्होंने हमको ऑफर दिया कि हम पलासिया स्क्वायर पर एक शीशा लॉन्च डाल रहे हैं, तो क्या वहां पर एज अ वर्किंग पार्टनर आप हमारे साथ में काम करोगे? पार्टनरशिप ऑफर हो गई आपको यहाँ? हाँ, वहां पर मेरा सिर्फ काम इतना था कि सुबह से लेकर रात तक का जो बिजनेस होगा उसमें से कुछ परसेंटेज मुझे मिलता था, 8% 9% का बिजनेस। उसके बाद फिर ये यात्रा कहाँ पहुंची? उसके बाद स्पाइडर्स कैफे, जहां पर मैं वर्किंग पार्टनर था, वहां पर एक हमारे कस्टमर आते थे उदित जैन। उनसे मेरा संपर्क हुआ। फिर हम दोनों मिल करके विजयनगर में सयाजी के सामने हम लोगों ने कैफे स्टार्ट किया जिसका नाम था जंगल कैफे एंड शीशा लाउंज। आपका खुद का पहला बिजनेस आपने डाला है? खुद का पहला आउटलेट था मेरा विजयनगर में। ये कौन सा ईयर था, ईयर याद है आपको? ये सर ईयर था 2009 में डाला आपने खुद का पहला बिजनेस। तो हमारे आउटलेट का ओपनिंग होने के 5-6 महीने बाद में शिरडी गया, मैं शिरडी साईं बाबा के दरबार का दर्शन करने के लिए। तो हमारे कैफे के बाजू में एक होटल हुआ करता था, होटल उदय पैलेस। वहां पर एक कस्टमर थे, होटल में रुके हुए थे, उन्होंने मुझे फोन किया रात को 1 बजे कि सर ये आपका जो कैफे है इसमें तो आग लग रही है इसके अंदर। अरे अब आग लग रही है, अब मैं तो असमर्थ था आने में। फिर अचानक से मुझे याद आया कि मेरा एक बच्चा भी अंदर हो रहा है, अंदर वर्कर्स हो रहा था अंदर, मेरा एक स्टाफ वाला बच्चा वो अंदर हो रहा था। मैंने उनको फोन लगाया, मैंने कहा कि आपको तुरंत गाना होगा बिकॉज अंदर एक बच्चा हो रहा है अंदर एक। और वो आज रात को ही राजस्थान से आया है, वो 1 महीने की छुट्टी पर
था वो जिस फ्लैट में रहता था वो फ्लैट उसके दोस्त लोगों ने खाली आली करके वो लोग निकल गए, तो उसके बाद में रुकने की व्यवस्था नहीं थी उसके पास में, तो उसको मैंने अलाउ कर दिया था कि बेटा ठीक है मैं कल सुबह इंदौर आ जाऊंगा, तो तू आज की रात कैफे में सो जा, तू एसी वेसी ऑन करके। तो वो सो गया अंदर, शटर लगा के अंदर से ताला मार करके वो सो गया था। अचानक से शॉर्ट सर्किट में आग लगी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई थी, पुलिस वाले भी असमर्थ थे कि अंदर, क्योंकि अंदर मैंने पूरा जंगल थीम पे उसका मैंने इंटीरियर करा, तो आग पकड़ने में 2 सेकंड भी नहीं लगे सर उस जगह को, बहुत तेज आग पकड़ ली। तो फायर ब्रिगेड वाले भी इतना धुआं हो गया था कि वो अंदर जा नहीं पा रहे थे वो लोग, लेकिन मेरा एक दोस्त था तो कि उसने मुंह पे और सिर पे उसने कपड़ा बांधा उसने, और वो तो बिल्कुल कैफे के अंदर घुस गया वो। हाँ। और उसको कंधे पे उठा करके उसको लेके आ गया उसको, हमारे फैमिली वाले हमारे दोस्त लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए, जब तक वो उसके पूरा बॉडी में धुआं जा चुका था, इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड मोनोक्साइड चला गया, बच नहीं पाया वो। फिर अब उसका फोन वोन सब कुछ जल चुका। अब हमने उसके फोन के कॉलर आईडी से, मतलब उसके इनकमिंग आउटगोइंग कॉल की डिटेल से हमने उसके पेरेंट्स से संपर्क किया। उसके पेरेंट्स भी बेचारे बहुत गरीब स्थिति में थे, मतलब उनके पास में इंदौर आने की मतलब पैसे नहीं थे उनके पास में। वो लोग फिर आए, हम लोगों ने उसका अंतिम संस्कार किया। अखबारों में ऐसा छापा कि मैंने अपने स्टाफ के हाथ पर रस्सी बांध करके मैंने उसको कैफे में डाल के कैफे में आग लगा दी। अरे बाप रे। हाँ, उस टाइम मेरे ऊपर एक मर्डर लग गया था। कैसे ऐसे में उस केस से निकला, जो लड़का जो स्टाफ बच्चा हमारे एक्सपायर हुआ था, उसके पेरेंट्स को हम लोगों ने थाने में बुलाया। उन्होंने कहा कि हमको किसी चीज़ की कार्रवाई नहीं करना है। जब जाके वो मैटर पूरा सॉल्व हुआ, और उनको मैंने लिख करके मैंने ये दिया है कि जब भी आपको फ्यूचर में किसी भी प्रकार की अगर आपको मदद लगे, हेल्प लगे, तो मैं आपके लिए हमेशा जिंदा हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मैं आपकी मदद हमेशा करूंगा। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या आपके ऊपर आई, और उसको फिर जैसे जैसे आपने उसको निकल गया। तो फिर उस कैफे का क्या हुआ आगे? उस कैफे का फिर वापस से फिर मैंने जब शिरडी से मैं जब आया, मैंने देखा तो पूरा कैफे मेरा पूरा कोयले जैसा पूरा काला हो गया, राख हो गया, पूरा राख हो गया, जल के राख हो गया बिल्कुल। फिर मैंने उसमें पैसा लगाया, जब तक बारिश चालू हो गई। बारिश चालू का बेसमेंट में था चूंकि, तो टाइल्सों के बीच में से ऐसा पानी का प्रेशर निकलता था, तो मेरे कैफे में कम से कम 3-3 फीट की हाइट तक पानी। कैफे को रिनोवेट किया आपने, रुपया लगा करके, बारिश आई, वापस से पानी निकल रहा, वापस से कैफे वापस से जीरो तरीके से वापस से जीरो हो गया सर। फिर मैंने नई जगह पर मैंने स्टार्टअप किया। फिर मैंने चौताम मंडी के वहां पर रीजनल पार्क है, वहां पर एक मैंने कैफे स्टार्ट किया मरीनस कैफे के नाम। वहां पे भी मैं सक्सेस नहीं हो पाया, पता नहीं क्यों। फिर मैंने वो वाला बिजनेस भी मैंने छोड़ा। फिर पैसे की तो मतलब चाहिए था, पैसा तो चाहिए था। फिर मैंने 56 पर मैंने सांची पॉइंट डाला। मैंने वो जो एक बड़े से बंगले के सामने जो सांची बड़े से बंगले के बाजू में सांची पॉइंट डाला मैंने। हुआ करता था। जी हुआ करता था, आज नहीं है। उस सांची पॉइंट को मैंने 7,500 महीने में मैंने उसको रेंट पे लिया उसको मैंने। और उस सांची पॉइंट को मैंने इंदौर की जर्मन बेकरी बना दिया था मैंने सर। सैलाब होता था लोगों का वहां पर, कि लोग देखने आते थे कि यहाँ पर मिलता क्या है साला। इस बिजनेस के अंदर फूड इंडस्ट्री में सक्सेस मिली थी आपको पहली बार? हाँ जी, ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मैं 1 कुंटल दूध की चाय मैं खुद अपने हाथ से बनाता था सर। मैं जबरदस्त। मेरे यहाँ 10 लोग का स्टाफ था, जिनका काम था, एक बच्चे का काम था सिर्फ प्याज काटना सुबह से लेकर रात तक। एक बच्चे का काम था सुबह से लेकर रात तक ब्रेड पे बटर लगाने का। हाँ। 36 दर्जन समोसे बेचता था मैं। हमारे सांची पॉइंट के आसपास में कमर्शियल ऑफिस थे कम से कम 2-4 हजार। वो सभी लोग हमारे यहाँ चाय के लिए भी आते थे। उनके ऑफिस में हमारी चाय भी जाती थी। अभी सभी स्टाफ नहीं होता था, तो मैं खुद चाय लेकर के हाथ में थर्मस लेकर के। सुनाया था आपने कि कुछ एक दो दोस्त की दुकान थी आपके वहां पे सांची पॉइंट पे, आप चाय देते, वो किस्सा एक बार जरा। वो हमारे एक दोस्त है जंजीर वाला स्क्वायर पर, उनकी शॉप है यंगस्टर्स के नाम से। हाँ। अब हमने सांची पॉइंट हम लोगों ने डाला था, तो उनकी सोच ये थी कि यार हमारा भाई का है, तो हम इनसे चाय वाई कुछ भी नाश्ता वास्ता सपोर्ट करें, अपने भाई को सपोर्ट करें, इनसे मंगवाएंगे। सही बात है। अब चूंकि वो मुझे फोन लगाते थे कि योगी भैया कोई अगर आपके पास में स्टाफ हो तो मेरे यहाँ पर चाय भेज दीजिए। अब स्टाफ होता नहीं था, तो मैं खुद हाथ में थर्मस लेके, डिस्पोजल ग्लास लेके उनकी दुकान पे चाय के लिए जाता था मैं। मुझसे कहते थे कि यार योगी भाई, मैं कभी जीवन में चाय नहीं पीऊंगा अगर आप चाय लेकर के अगर आप आएंगे तो। ऐसे अगर आपकी दुकान पे स्टाफ नहीं है अगर, तो आप हमको इन्फॉर्म कर दो, मैं मेरी दुकान से एक बच्चा दे दूंगा, लेकिन मैं आपको आपके हाथ में थर्मस और चाय मैं अगर देखता हूँ तो मेरी आत्मा दुखती है। ये उनके शब्द थे। तो मैं गलत नहीं, एक तो सबसे बड़ी बात ये है इसमें कि ऐसे दोस्त मिलना बहुत नसीब की बात होती है, जिस तरीके से सपोर्ट करें, आपका बिजनेस को सपोर्ट करें। और मैं गलत नहीं हूँ कि जहाँ पे सांची पॉइंट था, इस पे भी हम आएंगे वापस से। जिस बिल्डिंग में आप चाय सप्लाई करते थे, अभी आपने रिसेंटली वहाँ पे एक नया आउटलेट डाला है,
जी सर, मैंने वहाँ पर अभी वहाँ पर एक आउटलेट का इनॉग्रेशन किया डीएम टावर में। डीएम टावर जिस बिल्डिंग में मेरी कम से कम 19 ऑफिस में मेरी चाय जाती थी, रोज की मेरी कम से कम 600 चाय वहाँ पर जाती थी, और मैं खुद चाय देने के लिए जाता था उन ऑफिस में। जिन सर को मैं वहाँ पर चाय देने के लिए जाता था, वो आज नीचे आके मुझसे मिलने के लिए बैठते हैं कि सर हमें आपसे आधा घंटा मिलना है, बैठना है। क्या बात और है, वो क्या मुझे बात आकर है, के आज क्या सर बात बोलते हैं मुझे आकर के। जोरदार। तो ये सांची पॉइंट का जो सफर था, ये आगे कैसे कहाँ तक बढ़ा? क्योंकि वो सांची पॉइंट इलीगल प्रॉपर्टी पे रखा हुआ था। क्या होता है, इंसान को चलती हुई चीज दिखती है ना, तो उस आदमी से एलिगेशंस आ जाते हैं, दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। तो वो आसपास वालों को मुझसे दिक्कत होना स्टार्ट हो गई थी कि यार इतनी चीज की दुकान ऐसे चला रहा है ये। वो कहावत नहीं है कि आदमी अपने दुख से नहीं, सामने वाले के सुख से दुखी है। ये वो समस्या हो गई। वो स्थिति हमारे साथ में हुई सर। एग्जैक्ट अगले साल गणेश चतुर्थी वाले दिन नगर निगम ने आकर के मेरी दुकान तोड़ दी। ठीक 1 साल बाद। ठीक है, 1 साल मेरी दुकान, जिस लेवल की दुकान मैंने जमाई थी, उनको तोड़ने में सर चंद ही सेकंड उन लोग को लगे। मतलब 2 सेकंड में उन्होंने मेरी पूरी दुकान पूरी मट्टी में मिला दी उन लोगों ने सर। मैं इतना दुखी हुआ, मैं तब फूट के वहां सड़क पे ही मैं रोया हूँ। मेरी हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं 6,000 रुपये भी निकाल लूँ मैं, क्योंकि मैं हताश हो चुका था सर। मैं सर सोचो ना सर, मैं इतनी बार उठा गिरा। अब लेकिन वो फिर हिम्मत फिर मेरे अंदर टूट गई। फिर सर मैं बहुत ही एक अलग ही दुनिया में आ गया था मैं। अच्छा। मैं फिर शराब का माफिया बन गया मैं सर, इंदौर का। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ सर कि पैसों की जरूरत तो थी, बहुत सारे जरूरतें थी, माँ बाप थे, भाई की शादी होना थी, 2 नंबर का शराब दिल्ली से खरीद के लेके आता था इंदौर। अब चूंकि ये काम भी मेरा 1 साल तक बहुत अच्छे चला, क्योंकि ये काम अच्छा नहीं था, क्योंकि इलीगल था। शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने की सोच थी हमारी। हाँ। मेहनत से ही आदमी रईस हो सकता है सर, शॉर्टकट से 2 नंबर के काम से कभी जीवन में रईस नहीं हो सकता है सर। तो ये काम कैसे खत्म हुआ फिर? 31 दिसंबर आने वाला था। 23 दिसंबर को मैंने सारा स्टॉक मंगवा करके, मुझसे गलती हो गई थी कि मैंने अपने घर के अंदर उतरवा लिया, सारा माल उतरवा लिया था मैंने। अच्छा। कम से कम माल था सर 1-1.5 करोड़ रुपए का माल था सर। 1-1.5 करोड़ रुपए का? हाँ जी, माल मैंने मेरे घर के अंदर मैंने उतरवा लिया। कहीं से सूचना दे दी एक्साइज वालों को, पुलिस वालों को, किसी हमारे चाहने वाले ने, कोई हमारे चाहने वाला होगा। 24 दिसंबर को मेरे घर पर एक्साइज की 18-19 गाड़ियां आई। छापा मारा, उन लोगों ने पकड़ा मुझे मेरे घर में से। उनको कम से कम लेने करके 550 शराब का पेटी उनको बरामद हुई। उनको मुझे एक्साइज ऑफिस ले गए। 24 तारीख को मेरा मीडिया के सामने उन लोगों ने, अखबार के सामने पेश किया उन लोगों ने मुझे। और 25 दिसंबर को मुझे जेल हो गई सर। कितने समय रहे आप जेल में? मैं सर जेल में रहा, मैं 1.5 साल में जेल में रहा। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, क्योंकि जेल तो जेल है सर। जेल, असली जेल हम लोग नहीं काटते हैं, क्योंकि हमको तो टाइम पे चाय मिलता है, नाश्ता मिलता है, खाना मिलता है, टाइम पे उठते हैं, टाइम पे नहाते हैं। असली जेल जो काटी वो हमारे माँ बाप ने काटी है सर। माँ बाप जिनको किसी चीज़ का अनुभव नहीं है उनको, वो बेचारे कोर्ट में जा करके वकीलों के सामने खड़े हुए हैं, जेल में लाइन में लगे हुए हमसे मिलने के लिए, भूखे प्यासे बेचारे घूम रहे हैं इधर उधर, अधिकारियों से मिल रहे हैं कि साहब हमारे बच्चे को छुड़वा दो। किसी अधिकारी ने उनसे लाख रुपए ले लिए कि मैं 8 दिन में छुड़वा दूंगा। किसी अधिकारी ने 2 लाख रुपए ले लिए। हमारी माता राम ने पूरे अपने सब गहने वहने, मंगलसूत्र वगैरह, ये वो सब किसी उनार के यहाँ गिरवे रख कर का पैसा ला करके सब अधिकारियों को दे दिया। सब अधिकारी ने खा पी के सब ऐश कर गए वो लोग। योगेश भाई, जब केस चल रहे थे आपके ऊपर, फिर इस केस से बाहर कैसे आया? कैसे ये केस खत्म हुआ? 2016 में मेरी जमानत हुई। मुझे 3 साल की सजा लग गई थी। मुझे 3 साल की सजा लगने के बाद मेरी जमानत हुई। जमानत में मैं बाहर आया। मैं आकर के मैंने खुद ने पूरी केस की पैरवी की, और कुछ उतार चढ़ाव ऐसे हुए कि मैं उस केस में बरी हो गया। हाँ, 2016 में मेरा एक ये जो खत्म हो गया था मेरा है। बाहर निकल के मैंने, जब मैं घर के अंदर रात को मैं एंटर हुआ 7:30-8 बजे मेरी रिहाई हुई, मैं घर के अंदर आया तो मेरे घर के अंदर पूरा अंधेरा था। मतलब मेरे घर की आर्थिक स्थिति पूरी खत्म हो चुकी थी सर। एमपीवी वाले, इलेक्ट्रिक वाले लाइट काट गए थे हमारे यहाँ की। फिर मैंने उस व्यापार को मैंने छोड़ दिया। उस व्यापार को मैंने कंटिन्यू मैंने नहीं किया। फिर मैंने डोसा एंड चटनीज़ के नाम से एक ब्रांड स्टार्ट किया हम लोगों ने। उस डोसा एंड चटनीज़ में हम लोग कोयले की सिगड़ी पे डोसा हम लोग बनाते थे हम लोग। हाँ।
अब फिर जब मैं अच्छे दौर पर वापस जब आया, मैंने डोसा एंड चटनी का मेरा काम अच्छा चल गया, 8 9 10 मेरी फ्रेंचाइजीज हो गई, मेरे खुद के आउटलेट्स भी हो गए, मेरे पास सारा स्टाफ सिलीगुड़ी का मेरे पास में स्टाफ था, बंगाली स्टाफ था, जो कि लॉकडाउन कोविड-19 जो आया, हाँ। इसके दौरान बहुत आर्थिक स्थितियां सबकी खत्म होती गई। हर इंसान ने सोचा कि यार हमको हमारे देश में हमको हमारे माँ बाप के साथ होना चाहिए, तो हमारे स्टाफ को सबको मैंने उन लोग की टिकट्स वगैरह करा के मैंने सबको उनके उनके होम टाउन भेज दिया उनको। मैंने उनके ऐसी स्थिति हो गई कि पूरा व्यापार बिल्कुल खत्म हो गया, जितने भी सेविंग्स थी वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। तो फिर उस बीच हमने सोचा कि अपन क्या करें, तो फिर मैंने सोचा कि अपन एक काम करते हैं, फल फ्रूट सब्जी वगैरह अपन इंदौर में इसका बिजनेस करते हैं। इसका बिजनेस करते हैं अभी हाल फिलहाल तो। हाँ। फिर मैंने सब्जियों के फ्रूट्स के मैं ऑर्डर लेता था और पूरे इंदौर में डिस्ट्रीब्यूट करता था मैं सर। कैसे करते थे डिस्ट्रीब्यूट? मैं अपनी सुबह ऑर्डर आते थे, ऑर्डर 2-3 घंटे सब उनकी पैकिंग करते थे हम लोग। मैं, पापा, मम्मी, मेरे साथ एक मेरी दोस्त है, वो भी मेरी हेल्प कराती थी, जो कि मेरी लाइफ पार्टनर होने वाली है। बहुत बढ़िया। हम लोग सुबह से लेकर कर मतलब उस समय भी रात को 1 बजे में घर के अंदर एंटर होता था, मेरे पास में इतने ऑर्डर्स आते थे। अब अनलॉक सेशन जब होना स्टार्ट हुआ तो रेस्टोरेंट्स को टेक अवे की और ड्राइव इन की परमिशन इन लोग को मिल चुकी थी, मुझे याद अच्छे से। हाँ। अब हमारे पास ऐसी स्थिति होगी कि हमारा सारा स्टाफ अपने अपने होम टाउन है, सब कुछ बंगाल चला गया। सब कुछ बंगाल निकल गया। सही बात। अब वहां से आने के लिए फ्लाइट चालू नहीं है, ट्रेन चालू नहीं है, बसेस चालू नहीं है, कैसे आ सकते हैं। अब उस भी जब अनलॉक सेशन हुआ तो हम लोग कॉफी पीने के लिए निकलते थे दोस्तों के साथ। मेरे साथ मेरे दो दोस्त होते थे, एक का नाम राघव है और एक का नाम गुनाल है। ये दोनों हमेशा मेरे साथ में होते थे। लॉकडाउन में हम लोग साथ में ही हम लोगों ने निकाला अधिकतर समय। तो हम लोग एक जगह कॉफी पी के हम लोग निकले, स्कीम नंबर 140 एक एरिया है हमारे इंदौर में, बिल्कुल सही बात। वहाँ पर एक कैफे है, वहाँ पर हम लोगों ने कॉफी पी, क्योंकि कुछ समय के लिए ही कैफे स्टार्ट होते थे उस समय, शाम को 6 बजे तक 7 बजे तक लिमिटेड टाइम था, लिमिटेड टाइम के लिए। तो कॉफी पी के हम लोग आ रहे थे, बहुत जोर से बारिश आई, एक हम लोग एक्टिव आते थे। तो एक नीम का पेड़ हमको दिखा, वहां पर हम लोग आकर के रुक गए। ठीक है। वहां पर हम आकर के रुके तो मैंने उस जगह पर खड़े होकर के मैंने चारों साइड जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आउट ऑफ इंडिया आ गया हूँ। इसकी उम्र 140। इसकी आज भी लोग कहते हैं इंदौर में कि आउट ऑफ इंडिया ही है ये। आउट ऑफ इंडिया ही है। हाँ। फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना अपन इंदौर के लोकल आदमी के साथ में अपन कुछ यहाँ का बिजनेस अपन स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ। मैं जब तूने कहा बिस्तर, मैंने सोचा क्या करें नया काम इंदौर में लोकल स्टाफ के साथ में, तो मैंने सोचा कि अपन एक फूड ट्रक पहले लेके आते हैं। फिर मेरे दिमाग में आया कि फूड ट्रक अगर लेके आएंगे तो क्या उसमें अंडे की दुकान डालेंगे, क्या उसके अंदर वड़ा पाव डालेंगे, क्या करेंगे उसके अंदर अपन। मैं जिस चीज़ में मैं स्पेशलिस्ट था, मैंने उसी चीज़ को मैंने उसको आगे किया, मैं कैफे मैंने उसमें स्टार्ट किया एक। तो फिर हम लोगों ने, मैंने रात को OLX पे मैंने फूड ट्रक मैंने ढूंढा। हाँ। तो मुझे खंडवा नाके के वहां से, मुझे नखराली ढानी के वहां से मुझे फूड ट्रक, मुझे द क्रश कॉफी का पहला फूड ट्रक मिल गया आपको? मिल गया हमको वहां पर। बहुत बढ़िया। उसको हम लोग वहां से घसीट के उसको हम इंदौर तक लेके आए। मेरे घर के बाहर हम लोगों ने उसको खड़ा किया, पूरा डेंटिंग, पेंटिंग, इलेक्ट्रिक फिटिंग वगैरह सब हम लोगों ने हमारे हाथ से की। ओके। हमारे पिताजी ने और हम लोगों ने हमारे हाथ से की। मेरे साथ मेरे 2 दोस्त थे, राजा और गुनाल, उन लोगों ने की। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि तुम लोग मेरा बिजनेस में आना चाहते हो तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे 2 दिन का मुझे समय दो, तो पैसे की व्यवस्था करना पड़ेगी। सही बात है। तो फिर वो 51,000 रुपये देने से पहले 4 बार उन्होंने मुझे फोन लगाया। अच्छा। कि योगी भाई देखना अरे मेरे 51,000 रुपये डूबा मत देना। मैंने कि नहीं, हाँ भरोसा है ना? मैंने बोला कि हाँ भैया। फूड ट्रक जैसे हम लोगों ने हमारे घर पे हम लोगों ने रेडी हम लोगों ने किया और तुरंत इसको स्टार्ट करके हमने स्कीम नंबर 140 में हम लोगों ने उसको चालू कर दिया। मुझे बिल्कुल याद है वो जगह, देखा मैंने आपको। जी। ये नाम कहाँ से आया क्रश कॉफी? ये क्रश कॉफी नाम ऐसे आया कि जब मैं गुजरात में मेरा डोसा एंड चटनी जब था तो वहां पर एक ब्रांड हुआ करता था, वो क्रश कॉफी था। तो हमने सोचा क्यों ना अपन थोड़ा सा नाम चेंज करके द क्रश कॉफी लेके आ जाते हैं इसको। और हनुमान जी की कृपा ऐसी रही कि पहले दिन तो हमको 3,000 रुपए का बिजनेस हमको आया। 3,000 रुपए की सेल हुई हमारी। 3 लोगों का स्टाफ था। 3 लोगों का स्टाफ और पैसे की सेल 3,000 रुपए। 3,000 रुपए थी। सेम अगले 30वें दिन 60 लोगों का स्टाफ। अगले ही 30वें दिन 60 लोगों का स्टाफ। 60 लोगों का स्टाफ और सेल मैं आपको कहूंगा तो आप हिल जाएंगे सर।
सेल कितनी? मेरी एक दिन की सेल थी सर 1,80,000 रुपए सर। बाप रे बाप, 1,80,000 रुपए सेल एक दिन की, और 60 लोगों का स्टाफ। छोटे हाथी से। जबरदस्त जबरदस्त। छोटे हाथी से। मैंने वहां पे कारों की भीड़ भी देखी है, और मैंने आपके यहाँ पे कॉफी भी पी है मैंने। सर एक दिन में मतलब हम लोग फूड ट्रक हम लोग का स्टार्ट करते थे शाम को 4 से लेकर के रात की 1 बजे तक। उस बीच में हमारे पास में कम से कम 1600 गाड़ियां हम लोग के पास में आती थी। उस समय कोविड चल रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना थी हमको भी, सारे नॉर्म्स फॉलो हो रहे थे। सारे नॉर्म्स फॉलो हो रहे थे। तो हमने ड्राइव इन कंसेप्ट हम लोगों ने रखा कि आप आपकी गाड़ियों में आइए, हमारा बंदा आएगा आपकी गाड़ी में, ऑर्डर लेगा, गाड़ी में आपके सर्विस देगा, गाड़ी में ही आपका हैंड वॉश करवाएगा, बिल भी आपको गाड़ी में ही देगा, और आप गाड़ी स्टार्ट करके जा सकते हैं। बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त। तो यहाँ से शुरुआत हुई, यहाँ से हमारी शुरुआत हुई। और उसके बाद फिर हमारे जिंदगी में हमारे एक और दोस्त आते हैं, पुष्पेंद्र सिंह सोलंकी जी। वो हमारे साथ हमारा बिजनेस में हम लोगों ने उनको इन्वॉल्व किया, क्योंकि उनकी इच्छा थी, उनको एफएमबी इंडस्ट्री में आना था। ठीक है। हम 3 लोग तो हम थे ही, फिर हमने हमारे एक और भाई पार्टनर को हमने इन किया हमने। हाँ। फिर हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर हम लोगों ने 140 वाला जो हमारा आउटलेट आप देखते होंगे, जो पहला आउटलेट है, वो पहला आउटलेट हमारा 140 वाला। बहुत बढ़िया। फिर हमने कोटा में स्टार्ट किया। कोटा में भी हमारे 2 आउटलेट हैं। फिर हमारा गाँव में आउटलेट है, भोपाल में आउटलेट है, उज्जैन में आउटलेट है, गोवा में आउटलेट है हम लोग के। ऐसे पैन इंडिया 7 स्टेट में मेरे आउटलेट हैं अभी हाल। टोटल 11 आउटलेट हैं 7 स्टेट में द क्रश कॉफी के। जी सर जी सर जी सर। और सारे के सारे आउटलेट बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। जबरदस्त चल रहे हैं। जबरदस्त इसलिए चल रहे हैं क्योंकि सर हम कभी भी जा करके कैश काउंटर पर खड़े नहीं होते सर। हाँ। मैंने मेरे साथ पार्टनरों को और मैं खुद, हम लोग प्रॉपर्टी का चौकीदार मानते हैं अपने आप को सर। हम लोग गेट पे खड़े होते हैं हम लोग सर। क्या बात है। क्योंकि हमारी सोच ये है कि कस्टमर जब आ रहा है और जा रहा है, जब तक उसको अच्छे से विश और वेलकम नहीं मिलेगा, उसको अपनापन फील नहीं होगा, जब तक वो आपकी प्रॉपर्टी में एंटर नहीं होगा। मैंने देखा है आपके आउटलेट पे जाओ तो वहां पर ना कोई गेट खोलने के लिए अवेलेबल रहता है, गेट खुलता है। आज इस जगह पर हूं मैं, आज हमारा एंटायर टीम, मेरे पास 600 लोगों का स्टाफ है, 600 स्टाफ्स हैं। दे आर नॉट ओनली माई स्टाफ, दे आर माई एंटायर टीम, दे आर माई फैमिली। मेरी फैमिली है वो। आज अगर वो मेरे साथ नहीं होते, मेरी टीम अगर वो नहीं होती, मेरी टीम इतनी मेहनती टीम है कि जब हमारा फूड ट्रक अब बारिश में करंट मारता था सर। अच्छा। हाँ, हमारा फूड ट्रक बारिश में करंट मारता था, और ऑर्डरों की भीड़ होती थी हमारे यहाँ पर। हाँ। लाइन लगी होती थी हमारे यहाँ। उस समय भी हाँ बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी। हाँ, बच्चों ने हाथ में प्लास्टिक की पन्नियाँ पहनी उन लोगों ने, और ऑर्डर बनाया उन लोगों ने, ताकि उनके हाथों में आज भी वो स्टाफ के साथ में ही है। जो बच्चा मेरी दुकान पर झाड़ू मारता था, वो बच्चा आज मेरे यहाँ पर मैनेजर है। बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। ये होता है एप्रिसिएशन। जिसने आपके साथ काम करा उसको आज अपने मैनेजर बनाया, जो पहले झाड़ू मारता था। मैंने अपनी पूरी इंडस्ट्री में, मेरे अपनी पूरी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में कोई भी एक्सपर्ट स्टाफ मैंने कभी नहीं रखा और ना कभी रखूंगा। मैं खुद स्टाफ, मैं नीचे वाले बच्चों को मैं स्टाफ बनाता हूँ। मेरा एक सवाल और आपसे। जी सर। इतना जबरदस्त आपका जो ब्रांड इतना सक्सेसफुल हुआ, बहुत सारे ब्रांड इस बीच में आए, लेकिन आपका ब्रांड एकदम से पूरी तरीके से छा गया। तो उस थोड़ा सीक्रेट रेसिपी बताइए जरा लोगों को, जो इतना लोग प्रयास कर रहे हैं तो वो लोग भी कुछ कर सके ऐसा। नहीं, सीक्रेट रेसिपी ऐसा कुछ नहीं है सर इंदौर में। बस खाली क्या है सर, संबंध, रिलेशन अच्छे होना चाहिए लोगों से। संबंध आपके अच्छे आप मधुर वाणी रखो आपकी। सही बात ठीक है। आज आप एरोगेंट, मतलब अहंकार तो रावण का नहीं चला, तो आपका और हमारा क्या चलेगा सर। बहुत बढ़िया। मतलब बी पोलाइट, बी नॉर्मल टू एवरीवन। अगर आपकी दुकान पे झाड़ू मारने का बच्चा भी अगर है, तो उसको आपको कभी भी ये फील नहीं कराना आपको कि वो झाड़ू मारने वाला बच्चा आपके यहाँ। आपको ये फील कराना कि वो फैमिली इज एम्पायर कंपनी का आप हिस्सा है इस कंपनी, वो बच्चा हिस्सा है इस जगह का। मैं खुद एक स्टाफ था, मैं खुद एक नौकर था, मैं खुद एक स्टीवर्ड था। सही बात। मैं खुद एक झाड़ू पोछा मारने वाला इंसान था। तो मुझे मेरी दुकान के बच्चों का पेन आज भी पता है कि आज जिस बच्चे को सैलरी 9,000 रुपये मिल रही है, उसके गलेजे में क्या दुख है, वो मुझे आज अच्छे से पता है। तो अभी आपके इस ब्रांड के प्लान्स क्या है? आप फ्रेंचाइजी देते हैं लोगों को? ये सर मेरे अभी हम लोग के कुछ कंपनी आउटलेट्स हैं, कुछ हमारे फ्रेंचाइजी आउटलेट्स हैं। बाकी मैं कछुए की चाल चलता हूँ उस घर में। अच्छा। मेरे को एक कम से पैसे वाला नहीं होना है सर मुझे। हाँ। मैं सुकून से काम करता हूँ, आराम से काम करता हूँ। नेक्स्ट आउटलेट हम लोग का पुणे आ रहा है, मुंबई आ रहा है, चंडीगढ़ आ रहा है। किसी को अगर फ्रेंचाइजी लेना हो आपसे तो वो संपर्क कैसे करेगा आपसे? सर हम लोग ने एक प्रॉपर एक कंपनी हमारी रजिस्टर्ड है, हमारे ऑफिसेस हैं, हमारे वेबसाइट है, उसके ऊपर सारी डिटेल्स हैं। अच्छा। वहाँ से फ्रेंचाइजी के लिए कोई भी इंसान हमसे कंसल्ट कर सकता है। फ्रेंचाइजी हमारी ले सकता है।
कोई अगर मेरे माध्यम से आया तो उसको डिस्काउंट मिलेगा? 100% मिलता है। अरे मजाक की बात कर रहा था ये तो मैं आपसे। आपकी जो जर्नी है देखिए बहुत जबरदस्त है, और मुझे लगता है कि क्या है कि हमको आगे और बैठना पड़ेगा और बातें करनी पड़ेगी डिटेल में, तब जाके आपकी जर्नी को हम समा नहीं सकते। इसमें बहुत सारी डिटेल में बहुत सारी बारीकी की बातें करना है हमको, जो कि हम आगे करेंगे। लेकिन अगर आपसे अभी पूछूं मैं, इतने जो संघर्ष, इतनी जो जर्नी है, तो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो इतना आप उतार चढ़ाव देखा आपने, बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड देखी आपने, और आज आप यहां पर हैं, आप सक्सेसफुल हैं आज यहाँ पे, आज आपको लोग जानते हैं, तो यूथ के लिए क्या मैसेज है आपका? क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? सर मैं यूथ के लिए बस यही कहना चाहूंगा कि मैं चाहता तो दिन रात शराब पीता मैं, लेकिन शराब पीने से इंसान की आंखों के सामने ब्लर हो जाता है। एक इमेज जो होती है, उसके एम जो होते हैं, उसके लक्ष्य जो होते हैं, ब्लर हो जाते हैं। वो कभी भी अपनी चीजों पर, अपने जगह पर, टाइम पे कभी लाइफ में नहीं पहुंच पाएगा। वो शराब पिएगा या किसी प्रकार का नशा अगर करेगा तो वो अपने एम तक कभी लाइफ में नहीं जा सकता हो। आप शराब नहीं पीते हैं? नहीं सर, शराब मैंने चखी भी नहीं है। तो शराब का बहुत बड़ा व्यापारी था, इतना शराब का कारोबार करा तो भी शराब चखी भी नहीं सर, चखी भी नहीं। तो चाय का शौकीन हूँ बस मैं सर, चाय के शौकीन हाँ हैं बस चाय हम लोग बस खाली सुबह से लेकर रात तक में कम से कम 40 चाय पी लेते हैं हम लोग। अच्छा, तो आपने उस समय जो संघर्ष करा तब सुबह से लेकर रात तक लगते थे, आज इतना सारा बिजनेस है, इतनी बड़ी टीम है, तो अभी आपका शेड्यूल कैसा रहता है? सर आज भी मैं सिर्फ और सिर्फ अपने 24 घंटे के टाइम के अंदर सिर्फ 4 घंटे ही होता हूँ। सिर्फ 4 घंटे सोते जी हैं? सर, मैं 18 घंटे पूरा फील्ड पर होता हूँ, व्यापार पे होता हूँ। मेरे को ऑफिस से नफरत है, मैं कभी अपने ऑफिस पे नहीं बैठता हूँ। मैंने अपने ऑफिस के अंदर आज तक 1 घंटे भी नहीं बैठा हूँगा मैं आज तक सर। मैं हमेशा अपने आउटलेट पर होता हूँ, कस्टमर से बात कर रहा होता हूँ, फील्ड पर होता हूँ। जहाँ बच्चे ऑर्डर लेते हैं मैं वहाँ उनको देखता हूँ ठीक से ऑर्डर ले रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर उनको ब्रीफ करता हूँ। हर एक आउटलेट पर जाता हूँ मैं, हर एक आउटलेट की हाइजीनिटी देखता हूँ, वहाँ पर प्रॉपर हाइजीन से काम हो रहा है कि नहीं, फीफो वहाँ पर फॉलो हो रहा है कि नहीं। ये सारी चीज़ों पे आज भी मैं ग्राउंड लेवल पर काम करता हूँ और हमेशा करूँगा। क्या बात है, बहुत जबरदस्त आइडियोलॉजी आपकी है। तो आज भी आप हर चीज खुद अपनी आंखों से चेक करते हैं और आंखों से देखते हैं? जी, मैं कभी भी अपने किसी भी आउटलेट के, किसी भी रेस्टोरेंट के, मैं कभी भी कैश काउंटर पर जाकर के मैंने कभी भी कैश नहीं गिना मैंने सर। वो इसलिए नहीं गिना मैंने क्योंकि मेरी दौलत ही मेरे कस्टमर है सर। क्या बात। जब तक मेरी दुकान पे मेरे कस्टमर नहीं आएंगे, मेरे लोग नहीं आएंगे, जब तक वो दौलत गिनने का मतलब क्या है? वो अगर आते रहेंगे दौलत अपने आप आती रहेगी। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि आप इतने पैशनेट हैं, आपका जो आर्ट, जो कस्टमर सर्विस, आपका जो फूड जो आप सर्व कर रहे हैं उसके लिए आप इतने पैशनेट हैं कि जो रुपया है वो तो एक बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट है। जब आप इतने पैशनेट हो जाएंगे अपने आर्ट और स्किल के प्रति तो रुपया ऑटोमेटिकली अपने मजा जाएगा। इस बात को आपने वापस से सिद्ध कर दिया। मजा आ गया आपके साथ बात करके, बहुत जबरदस्त मजा आया। और हम लोग वापस से मिलेंगे, हम लोग एक बार फिर बैठेंगे, इस बार हम कुछ डिटेल में बातें करेंगे और जिंदगी के बारे में बातें करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि लोग इस कहानी को देखेंगे और इस कहानी को देख करके वो आपसे सीख लेंगे कि हमेशा हम्बल रहना है, हमेशा अपने आर्ट के लिए, अपने स्किल के लिए डेडिकेटेड रहना है। और मनी जो बाई प्रोडक्ट है, मनी आ जाएगा, और उतार चढ़ाव से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सत्य बात है। और बस खाली एक चीज मैं है ना कहूँगा, इस लाइफ में जब तक आपको मानव जीवन जब तक आपको मिला है, आपको माँ बाप की इज्जत करना है। बड़ी बात और सही बात और सच्ची बात, बहुत बढ़िया बात बोली आप। माँ बाप है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो समय निकाला हमारा उसके लिए, और बहुत मजा आया आपसे बात करके। आपसे मिलते रहेंगे, अब आपकी हमारी दोस्ती हो गई तब आप और ज्यादा मिलते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जबरदस्त जर्नी पसंद आई हो। आपको इतना उतार चढ़ाव, इतना संघर्ष, और उसके बाद भी आज भी इनके चेहरे पर वही मुस्कुराहट, वही हम्बलनेस और वही पोलाइटनेस, और इनका मैसेज बहुत ही क्लियर कि हम लोग अपने स्किल सेट पर फोकस करें। रुपया जो है वो एक बाई प्रोडक्ट है। मैं आशा करता हूं ऐसे और ज्यादा एपिसोड्स, ऐसी और ज्यादा कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को आप शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों को इंस्पिरेशन मिले। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम हिमांशु सोनी, मेरे साथ योगेश भाई, और ये है मेरा शहर मेरा सफर।